नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का ऐलान। रक्त जनित हेपेटाइटिस पर शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा चिकित्सा का नोबेल। महिला वैज्ञानिक एंड्रिया गेज सहित 3 को ब्लैक होल पर शोध के लिए भौतिकी का नोबेल। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर किया गया सर्वेक्षण। तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में सरकारी विभागों का आकलन करना था मकसद। 65 मंत्रालयों और विभागों में उर्वरक विभाग को तीसरा स्थान। जारी किए गए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के नतीजे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने तैयार किया था खाका। नवाचारी उत्पाद मुहैया कराने वाले स्टार्टअप्स की पहचान करना है मकसद। 2020 में रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में भारत रहा अव्वल। हर दिन 41 मिलियन से भी ज्यादा हुए रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन। वृद्धि दर के नजरिए से बहरीन रहा सबसे आगे। और राष्ट्र के नाम समर्पित हुई अटल टनल। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है यह सुरंग। सीमा सड़क संगठन के भरसक प्रयासों के दम पर पूरा हुआ निर्माण कार्य। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं का ऐलान किया गया। इस बार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर एवं चार्ल्स M राइस और ब्रिटेन के माइकल हॉगटन को दिया जाएगा। तीनों ही वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार रक्त जनित हेपेटाइटिस के प्रमुख स्रोत को बारीकी से समझाने के लिए दिया जाएगा। नोबेल समिति ने घोषणा करते हुए बताया कि तीनों ही वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा। इन तीनों की टीम ने उस वायरस के मुख्य स्रोत को समझाने में काफ़ी अहम काम किया है जिसे हेपेटाइटिस A और B वायरस से नहीं समझा जा सका। इस टीम के काम से रक्त की जांच और दवाई बनाना मुमकिन हो पाया जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। हेपेटाइटिस C एक यकृत रोग है जो हेपेटाइटिस C वायरस की वजह से होता है। यह वायरस एक रक्त जनित वायरस है जो इंजेक्शन ड्रग यूज, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, अनसेफ हेल्थ केयर या असुरक्षित यौन संबंधों से हो सकता है। इस वायरस की वजह से एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के हेपेटाइटिस हो सकते हैं जबकि यह लीवर कैंसर की वजह भी बन सकता है। मेडिसिन के बाद अब बात करते हैं भौतिकी के नोबेल की। भौतिकी के क्षेत्र में इस बार का पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों ब्रिटिश नागरिक ब्रिटन रॉजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिकी महिला वैज्ञानिक एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार का यह पुरस्कार ब्लैक होल से जुड़ी अहम खोजों के लिए दिया जाएगा। ब्रिटन रॉजर पेनरोज ने खोज कर यह बताया था कि ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र का बनना सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के लिए सबसे बेहतर प्रेडिक्शन है। इस खोज के लिए उन्हें पुरस्कार पर आधा अधिकार दिया गया है जबकि आधा पुरस्कार संयुक्त तौर पर रेनहार्ड गेंजेल और महिला वैज्ञानिक एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। दोनों ने मिलकर हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है। भारत को नौसैन्य शक्ति के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल DRDO ने ओडिशा तट के पास स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस स्मार्ट सिस्टम को भारत में ही विकसित किया गया है और यह प्रणाली भारत की पनडुब्बी युद्धक क्षमता में बड़ा बदलाव ला सकती है। स्मार्ट प्रणाली उन एंटी सबमरीन युद्धों में काफ़ी कारगर साबित होगी जो टॉर्पीडो की रेंज से बाहर होते हैं क्योंकि यह हल्के वजन वाली एंटी सबमरीन टॉर्पीडो प्रणाली है जो मिसाइल की मदद से रिलीज होती है। DRDO के वैज्ञानिकों ने बताया कि स्मार्ट को ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी से लॉन्च किया गया था। यह मिसाइल युद्धक पोत या वायु चालित सबमरीन टारगेट डिटेक्शन सिस्टम से हवा में कम ऊंचाई पर ही फ्लाइट के ज़्यादातर भाग को कवर कर लेती है। यह प्रणाली सबमरीन की सटीक लोकेशन बताने में भी सक्षम है। जब स्मार्ट किसी दूसरी पनडुब्बी के पास आएगा तो यह पानी में टॉर्पीडो सिस्टम को रिलीज कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेज यानी रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किया। यह एक 5 दिवसीय वैश्विक AI समिट है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक IT उद्योग का पावर हाउस बताया। इसके अलावा आने वाले समय में भारत को AI हब बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी जिक्र किया और कहा कि सामाजिक समस्याओं को दूर करने में एआई के सही उपयोग के लिए भी यह कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कुछ अध्ययनों का जिक्र भी कार्यक्रम के दौरान हुआ। इन अध्ययनों के मुताबिक अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी का सही से उपयोग किया जाए तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर में 1.3% की बढ़ोतरी हो सकती है और 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुड़ सकते हैं। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 2030 तक उत्पादकता में 15.7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। रेज 2020 के बारे में आपको बता दें कि एआई पर यह अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन है जिसका मकसद एआई के जरिए सामाजिक बदलावों, समावेशिता और सशक्तिकरण के भारत के दृष्टिकोण और रोडमैप को आगे ले जाना है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आयोजित कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे किसी इंसान की तरह ही सोच सकें और हूबहू उनके जैसे ही काम भी कर सकें। एआई में मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वे अनुभवों से सीख सकती हैं और नए इनपुट्स के लिए खुद को ढाल सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में अब रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसमें हमेशा की तरह एडेप्टेबिलिटी, इंटरैक्शन और ऑटोनॉमी पर तो ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ साथ कई अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण ओडिशा के ITR बालासोर से हुआ। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस ने मिलकर विकसित किया है। यह 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति के लगभग 3 गुनी गति से चलती है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस भूमि, वायु और समुद्र तीनों से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसे तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी मौसम में या फिर दिन और रात दोनों में पिन पॉइंट सटीकता के साथ काम करता है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसे लॉन्च के बाद आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। हालांकि 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद मिसाइल की रेंज बढ़ाना संभव हो गया है। DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस ने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स का सर्वेक्षण किया। इसका मकसद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन का आकलन करना था। उर्वरक विभाग को आर्थिक मामलों के 16 मंत्रालयों और विभागों में दूसरा, जबकि कुल 65 मंत्रालयों और विभागों में तीसरा स्थान मिला। यह विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। DMEO ने इंडेक्स के स्कोर कार्ड को बनाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में डेटा प्रिपरेशन के स्तर की स्व-मूल्यांकन आधारित समीक्षा को आधार बनाया है। बाद में एक मानकीकृत ढांचे पर इन मंत्रालयों और विभागों के डेटा प्रिपरेशन का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में 6 प्रमुख विषयों डेटा जनरेशन, आंकड़े की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता व केस स्टडी को शामिल किया गया था। रैंकिंग का निर्धारण करने के लिए मंत्रालयों और विभागों को 6 श्रेणियों प्रशासनिक, सामरिक, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक में वर्गीकृत किया गया था। DMEO का गठन सितंबर 2015 में पहले से बने प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस को मिलाकर किया गया। यह नीति आयोग के तहत एक संलग्न कार्यालय है जिसका उद्देश्य विभिन्न संगठनों की निगरानी और मूल्यांकन करना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 29 पर एक अहम फैसला दिया है। फैसले ने यह स्पष्ट किया कि आरोप तय किए जाने से पहले यदि जमानत याचिका पर विचार किया जाता है तो ऐसे में धारा 29 एप्लीकेबल नहीं होती। फैसले के मुताबिक धारा 29 के आधार पर किसी का अपराध बोध मुकदमा शुरू होने के बाद ही लागू होता है, क्योंकि मुकदमा शुरू होने के बाद ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं। दरअसल धारा 29 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलाया जाता है तो विशेष अदालत आरोपी को पहले से ही गिल्टी मानकर चलती है। अब आरोपी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह खुद को कैसे निर्दोष साबित करता है।
पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए लाया गया था। अधिनियम के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। इसमें यौन दुर्व्यवहार के पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव सरीखे विभिन्न रूपों के साथ साथ यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी को भी परिभाषित किया गया है। यह एक्ट कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि दुर्व्यवहार किए गए बच्चे का मानसिक रूप से बीमार होने या दुर्व्यवहार में परिवार के सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, चिकित्सक के शामिल होने को एग्रेवेटेड कैटेगरी में रखता है। छानबीन के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका में रखा जाता है। साथ ही बाल यौन शोषण के मामले को अपराध के रिपोर्ट किए जाने के 1 वर्ष के भीतर निपटाए जाने का प्रावधान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ASIIM यानी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को शुरू किया गया। इसका मकसद उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देना है। ASIIM को VCFSCs के तहत लाया गया है। VCFSCs यानी वेंचर कैपिटल फंड फॉर SC को 500 करोड़ रुपए के फंड के साथ 2016 में स्थापित किया गया था। ASIIM के तहत अगले 4 वर्षों में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान की जाएगी। उन्हें इक्विटी यानी निवेश फंडिंग के रूप में 3 साल में 30 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वे अपना स्टार्टअप को व्यापार का रूप दे सकें। साथ ही इनमें से सफल उद्यम को आगे VCFSC से 5 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए योग्य माना जाएगा। वेंचर कैपिटल एक प्रकार का वित्त पोषण है जो निवेशक स्टार्टअप कंपनियों और छोटे व्यवसायों को प्रदान करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेक व्यक्तियों के संरक्षण के लिए नियम जारी किए। इसके लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में संशोधन किया गया है। नए नियमों में नेक व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और राष्ट्रीयता, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव न हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। नियमों के मुताबिक कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति नेक व्यक्तियों को उसके नाम, पहचान, पता और दूसरी जानकारी बताने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। हालांकि वह व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने बारे में बता सकता है। 29 सितंबर से लागू नए नियमों के अनुसार अब किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल को इन नेक व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बताने के लिए अपने प्रवेश द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी और देशी भाषाओं में चार्टर लगाने होंगे। इसके अलावा जिस नेक व्यक्ति ने दुर्घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी है या पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया है, उसे पुलिस के पास या अस्पताल रुकने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गुड समारिटन यानी नेक व्यक्तियों के संरक्षण के लिए 2019 में मोटर यान अधिनियम 1988 में संशोधन किए गए थे। इसमें नेक व्यक्ति को परिभाषित भी किया गया है। संशोधित कानून के मुताबिक एक नेक व्यक्ति वह है जो निष्ठापूर्वक, स्वेच्छा से या बिना किसी इनाम की लालच के दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है या उसे अस्पताल पहुंचाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के परिणाम जारी किए गए। इस पुरस्कार का खाका DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा तैयार किया गया है। इसका मकसद नवाचारी उत्पाद या समाधान मुहैया कराने वाले स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेबलर्स को पहचानना है। पहचाने गए स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेबलर्स के लिए यह भी ज़रूरी है कि वे न केवल रोजगार सृजन और वेल्थ क्रिएशन करते हों, बल्कि सामाजिक लाभ पहुंचाने में भी उनकी भूमिका हो। पुरस्कारों के पहले संस्करण में 12 क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिन्हें कुल 35 श्रेणियों में उपवर्गीकृत किया गया था। ये 12 क्षेत्र कृषि, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा, पर्यटन और शहरी सेवाएं हैं। इनके अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाले शैक्षणिक परिसरों में स्थित और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले स्टार्टअप को अलग से पुरस्कार के लिए शामिल किया गया। सभी आवेदकों का मूल्यांकन नवाचार, स्केलेबिलिटी और आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव व समावेशिता तथा विविधता सरीखे 6 व्यापक मापदंडों के आधार पर किया गया था। इवेंट के दौरान स्टार्टअप इंडिया शोकेस और ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र सत्यापन प्रणाली सिस्टम को लॉन्च किया गया। स्टार्टअप इंडिया शोकेस स्टार्टअप इंडिया पोर्टल का एक हिस्सा है।
यह देश के सबसे बेहतरीन स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन खोजी प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र सत्यापन प्रणाली DPIIT द्वारा जारी किए गए पहचान के प्रमाण पत्रों के त्वरित सत्यापन और पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इससे सरकारी विभागों, खरीदी संस्थाओं, निवेशकों और अन्य तीसरे पक्षों को किसी प्रमाणित स्टार्टअप की जानकारी मिल सकेगी। FIS ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक इस साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते भारत में प्रतिदिन 41 मिलियन के आसपास रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए। पिछले साल के मुकाबले यहां आंकड़ा दोगुना से भी ज्यादा है। इसके अलावा दूसरे 6 देशों में भी दोगुने से अधिक की तेजी देखी गई है। लेकिन अगर वृद्धि दर के नजरिए से देखा जाए तो इनमें बहरीन का नाम सबसे ऊपर है, जहां वृद्धि दर 657% रही है। दूसरे पायदान पर घाना है, जहां वृद्धि दर 488% और तीसरे स्थान पर फिलीपींस है, जहां वृद्धि दर 309% आंकी गई है। वहीं भारत की वृद्धि दर 213% रही। प्रति व्यक्ति के हिसाब से रियल टाइम ट्रांजैक्शन की बात करें तो यह दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि वर्तमान में अमेरिका में 130 से ज्यादा वित्तीय संस्थान रियल टाइम पेमेंट्स को लागू कर रहे हैं, जो कि सितंबर 2019 की तुलना में 5 गुना है। वहीं 56% से ज्यादा यूरोपीय भुगतान सेवा प्रदाता पैन यूरोपियन सेपा क्रेडिट ट्रांसफर इंस्टेंट पेमेंट्स नेटवर्क में शामिल हो गए हैं, जिससे 20 देशों में इंस्टेंट पेमेंट में तेजी आई है। आपको बता दें कि FIS दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट्स को सपोर्ट करता है और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्रिटेन जैसे 24 देशों में इंस्टेंट ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग कर रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बने अटल टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। मनाली में दक्षिण पोर्टल पर बने इस टनल को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल बताया जा रहा है। यह टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है, जो पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण करीब 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी नींव 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। यह टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है, जिससे दोनों जगहों के बीच सफर करने में करीब 4 से 5 घंटे की बचत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस टनल से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख मजबूत होंगे। इस परियोजना से किसान, बागवानी विशेषज्ञ, युवा, पर्यटक और सुरक्षा बलों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पीर पंजाल श्रेणी के सबसे कठिन इलाके में यह टनल सीमा सड़क संगठन के अथक प्रयासों के कारण मुमकिन हो सका है। गांधी जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राकृतिक चिकित्सा परियोजना का उद्घाटन किया गया। दरअसल पुणे के गोहे बुद्रुक के एक जनजातीय गांव में एक नेचुरोपैथी अस्पताल की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद जनजातीय समुदाय के रोगियों को उपचार की सुविधा मुहैया कराना है। यह परियोजना इन रोगियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग उपचार केंद्र के रूप में काम करेगी। साथ ही जनजातीय युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करेगी। गौरतलब है कि प्राकृतिक स्वास्थ्य और योग कौशल को जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य कार्यों में शामिल किए जाने की योजना है। इस परियोजना में ट्राइबल हेल्थ प्रैक्टिसेस का भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि इन प्रैक्टिसेस के सुरक्षित रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना के लिए पूर्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और पुणे के पास गोरेगांव की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के बीच एक समझौता किया गया था। इसके तहत योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना के लिए जनजातीय स्कूल परिसर सौंपे जाने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना में इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के प्रबंधन के लिए क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के रोगियों का उपचार किया जाएगा। यह प्राकृतिक चिकित्सा और प्रशिक्षण केंद्र देश के बाकी हिस्सों के लिए मॉडल इकाई के रूप में काम करेगा। केरल के जवाहरलाल नेहरू उष्ण वानस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक बेहद पुराने वृक्ष की खोज की है। दावा है कि इस वृक्ष को उसके पहले कलेक्शन के 184 साल बाद फिर से खोजा गया है। यह वृक्ष जिस प्रजाति का बताया जा रहा है उसका नाम मधुका डिप्लोस्टेमन है। यह भी खबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वनस्पति विशेषज्ञ रॉबर्ट वाइट ने पहली बार इस प्रजाति के बारे में बताया था। अब इसे केरल के कोल्लम उपवनों में फिर से देखा गया है।
जानकार बताते हैं कि मधुका डिप्लोस्टेमन पुष्पीय पौधों की एक प्रजाति है और सैपोटेसी परिवार का सदस्य है। इस प्रजाति के अस्तित्व पर बढ़ते संकट के चलते IUCN ने इसे रेड लिस्ट की संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा है। हाल में जो वृक्ष देखा गया है वह इस खास प्रजाति में एकमात्र है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक स्वदेशी प्रजाति है। सैपोटेसी पुष्पीय पौधों का एक परिवार है जिसमें सदाबहार वनों और झाड़ियों में पाई जाने वाली 800 से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं। सैपोटेसी उन परिवारों में शामिल है जो लेटेक्स यानी रबर क्षीर पैदा करते हैं। यह गुटा पार्चा, चिकल, टिम्बर आदि के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पारितंत्र के मामले में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि में 26 तस्मानियाई डेविल्स को छोड़ा गया है। इन जीवों के विलुप्त होने के बाद 3000 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शायद अभी भी 25,000 के आसपास तस्मानियाई डेविल्स जिंदा हैं। आपको बता दें कि तस्मानियाई डेविल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मर्सुपियल्स जीव हैं। इनके शरीर पर खुरदुरे, भूरे और काले रोए होते हैं। इनमें ज्यादातर के सीने पर सफेद पट्टी और बगल में हल्के बिंदु होते हैं। तस्मानियाई डेविल दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े मांसाहारी मर्सुपियल होते हैं। इनकी लंबाई 30 इंच जबकि वजन 26 पाउंड तक हो सकता है। पहले ये जीव लगभग पूरी ऑस्ट्रेलियाई भूमि पर पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी मौजूदगी तस्मानिया द्वीप पर ही मिलती है। ये जीव ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू, कोआला, टाइगर स्नेक, बेलेबी, वोम्बाट, प्लेटिपस और एकिडना जैसे दुर्लभ जीवों में से एक हैं। नेचर पत्रिका में छपे एक हालिया अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में जिस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की दर बढ़ी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अध्ययन में बताया गया है कि जिस दर से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उससे वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। यह पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से दोगुना है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन इस लक्ष्य को साधने में रुकावट है। इसके अलावा उत्सर्जन की बढ़ती दर में भारत, ब्राजील, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कृषि गतिविधियों का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि दुनिया भर के देश अपने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। इससे वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता भी बढ़ रही है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है और CO2 के मुकाबले न केवल 300 गुना ज्यादा असरकारक है, बल्कि काफी लंबे समय तक वायुमंडल में बनी भी रह सकती है। हालिया अध्ययन में जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो औद्योगिक युग के पहले जहां नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर 220 पार्ट्स प्रति बिलियन था, वह 2018 तक बढ़कर 331 पार्ट्स प्रति बिलियन हो गया है। 1980 में नाइट्रस ऑक्साइड का वायुमंडलीय भार जहां 1.4 टन था, वह 2007 से 2016 में 1.5 बिलियन टन हो गया। अध्ययन के अनुसार उत्सर्जन की सबसे ज्यादा दर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों में है, जहां फसल उत्पादन और मवेशियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन, भारत और अमेरिका में उत्सर्जन की मुख्य वजह सिंथेटिक उर्वरक है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इसका मुख्य कारण मवेशियों से प्राप्त होने वाली खाद का इस्तेमाल है। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों की बात करें तो इसमें कृषि गतिविधियों की सबसे बड़ी भूमिका है, जबकि स्टेशनरी कंबशन, ईंधन दहन, ठोस कचरा प्रबंधन, प्राथमिक ऊर्जा संयंत्र, उद्योग एवं रासायनिक उत्पादन, खाद्य प्रबंधन और परिवहन भी इसके बड़े स्रोत हैं। हाल ही में फ्रांसीसी क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया। इस जनमत संग्रह में न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता के खिलाफ मतदान किया है। यह जनमत संग्रह 1998 के डीकोलोनाइजेशन योजना का एक हिस्सा था, जिसे नोमिया समझौते के रूप में जाना जाता है। दरअसल न्यू कैलेडोनिया की स्वदेशी कनक आबादी और वहां बसे यूरोपीय लोगों के बीच गहरे मतभेद हैं। कनक फ्रांस से स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, जबकि यूरोपीय उपनिवेशवादियों के वंशज कार्डुचेस फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में हैं। 2 साल के भीतर दूसरी बार न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह कराया गया। 2018 में पहले जनमत संग्रह के बाद 56.7% वोट के साथ स्टेटस को बने रहने का फैसला आया था। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया आर्किपेलेगो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। इसकी खोज 1774 में ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने की थी। इस पर 1853 में फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। 1946 में न्यू कैलेडोनिया को एक ओवरसीज टेरिटरी बनाया गया
और बाद में 1953 तक सभी न्यू कैलेडोनियन निवासियों को फ्रांसीसी नागरिकता दे दी गई थी। पिछले साल हुए समझौते के मुताबिक भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसीज हिंद महासागर क्षेत्र में निरीक्षण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रेंच अंतरिक्ष एजेंसी CNES दोनों मिलकर हिंद महासागर के लिए सामुद्रिक निगरानी उपग्रहों का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च करेंगी। इस कॉन्स्टलेशन की मदद से हिंद महासागर में गैर कानूनी तौर पर जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव को ट्रेस किया जा सकेगा। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में दोनों संस्थाओं ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई थी कि वे इस तरह की ट्रेसिंग के लिए दुनिया की पहली अंतरिक्ष आधारित प्रणाली विकसित करेंगी। यह प्रणाली दूरसंचार, राडार, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग के उपकरणों से लैस होगी। हिंद महासागर में तेल रिसाव की निगरानी के लिए निगरानी केंद्र भी भारत में ही स्थापित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स के भाग दोनों देशों में तैयार किए जाएंगे। वहीं इसमें एक थर्मल इंफ्रारेड ऑब्जर्वर भी फिट होगा, जिसे तृष्णा नाम दिया गया है। आने वाले समय में विकसित होने वाली यह प्रणाली पूरे ग्लोब पर एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। इससे फ्रांस के आर्थिक फायदे भी साधे जा सकेंगे। आइए बुलेटिन में अब टाइम है मैप सेक्शन का। मैप सेक्शन पर डालते हैं नजर। प्रिय व्यूअर्स, पिछले बुलेटिन में हम आपको अर्मेनिया के नक्शे के साथ छोड़ गए थे। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में यह तनाव और गहरा गया है और आपसी सैन्य झड़प में कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है। अर्मेनिया ने अजरबैजान पर रॉकेट भी दागे हैं। हालिया तनावों के बीच क्षेत्र में शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संघर्ष विराम की अपील की है। बता दें कि अर्मेनिया यूरेशिया का हिस्सा और कोकेशस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। येरेवन इस देश की राजधानी है। यह देश एक लैंडलॉक कंट्री है जो उत्तर में जॉर्जिया, पश्चिम में तुर्की, दक्षिण में ईरान और पूर्व में अजरबैजान से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम में नेक्सकीवॉन नाम का भूक्षेत्र है जो अजरबैजान का एक एक्सक्लेव है। इसी तरह अर्मेनिया का कुछ भूक्षेत्र भी पूरी तरह अजरबैजान में आता है। दोनों देशों के बीच जिस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है वह नगोर्नो काराबाख है। यह क्षेत्र पूरी तरह अजरबैजान में अवस्थित है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या अर्मेनियाई मूल की है। अर्मेनिया यूरेशियाई आर्थिक संघ का भी सदस्य है। इसके दूसरे सदस्यों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और बेलारूस शामिल है। प्रिय व्यूअर्स, आज के मैप सेक्शन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम आपको मिस्र के नक्शे के बारे में बताएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि मिस्र किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर ज़रूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों वर्ल्ड हैबिटेट डे का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाता है। इस साल की थीम हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर रही। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य दुनिया को याद दिलाने के लिए है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। पहला वर्ल्ड हैबिटेट डे 1986 में मनाया गया था। हाल ही में भारत द्वारा परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। शौर्य पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई K-15 मिसाइल का भूमि संस्करण है। ये बैलिस्टिक हथियार K मिसाइल परिवार के हैं। शौर्य की मारक सीमा 750 किलोमीटर तक है। यह 200 से 1000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है। हाल ही में सेपी ने फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट के आकलन के लिए चुना है। यह सेपी द्वारा चुनी गई 6 प्रयोगशालाओं में से एक है। सेपी ने शुरुआत में कनाडा, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, बांग्लादेश और भारत में 6 प्रयोगशालाओं को शामिल करने की घोषणा की है। सभी लैब एक ही प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया और एक समान सेट के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न वैक्सीन कैंडिडेट की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मापने का काम करेंगी।
बीते दिनों भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में आयोजित किया गया। इसमें दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाजों ने सतह युद्ध अभ्यास, सीमेनशिप इवोल्यूशंस और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में भाग लिया। बोंगो सागर अभ्यास की शुरुआत 2009 से की गई है। इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर समुद्री अभ्यास और ऑपरेशंस के द्वारा दोनों देशों की सेना के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशनल स्किल को विकसित करना है। दुबई ने आगामी 22 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन का अनावरण करने की घोषणा की है। यह फाउंटेन लाइफस्टाइल और भोजन गंतव्य के लिए प्रसिद्ध पॉइंट पर स्थित है। इस फाउंटेन का विस्तार 14,000 वर्ग फुट समुद्र के पानी की सतह तक होगा। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में सुनने वाले छात्रों के लिए सुलभ बनाने के लिए है। समझौते को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और नई शिक्षा नीति 2020 के समान लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयों के हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक पुस्तिका और अन्य सप्लीमेंट्री शैक्षिक सामग्री को डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। हाल ही में पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में 2 नई प्रजातियों के पाइपवर्ड्स की खोज की है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मिली प्रजातियों का नाम एरियोक्यूलोन पावरसिफालम रखा गया है, जबकि कर्नाटक के कुमता में मिली प्रजाति को एरियोकोलोन करावलेंस का नाम दिया गया है। पाइपवर्ड्स पौधों का वह समूह होता है जो मानसून के दौरान एक छोटी अवधि के भीतर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। भारत में पाइपवर्ड्स की लगभग 111 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में मिलती हैं। इनमें से लगभग 70% पाइपवर्ड्स भारत के लिए एंडेमिक हैं। हाल ही में भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से बोनी फिश के एक नए परिवार की खोज की है। इसका नाम एनिग्मा चेनिडे रखा गया है। एनिग्मा चेनिडे को जीवित जीवाश्म माना जा रहा है। इसे प्राचीन गोंडवानन लीनेज का माना जा रहा है, जो पहले सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व ड्रिफ्ट से बच गया था। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को रेटिफाई किया है। ये रसायन क्लोरोडेकोन, हेक्साब्रोमोडाइफिनाइल, हेक्साब्रोमोडाइफिनाइल ईथर और हेप्टाब्रोमोडाइफिनाइल ईथर, टेट्राब्रोमोडाइफिनाइल ईथर और पेंटाब्रोमोडाइफिनाइल ईथर, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन और हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। यह उन रासायनिक पदार्थों की पहचान करती है जो पर्यावरण में बने रहते हैं, जीवित जीवों में बायो एक्यूमुलेट होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बीते दिनों भारत और म्यांमार ने 2021 की पहली तिमाही तक रखाइन राज्य के सितवे बंदरगाह को ऑपरेशनल करने की दिशा में काम करने के लिए सहमति दिखाई है। सितवे बंदरगाह कलादान परियोजना का हिस्सा है। कलादान परियोजना म्यांमार के सितवे पोर्ट को भारत म्यांमार से जोड़ती है। यह परियोजना भारत और म्यांमार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार होते हुए देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक मालवाहक शिपमेंट के मूवमेंट के लिए एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। सरकार ने प्रख्यात अर्थशास्त्री आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक वैधानिक समिति है। यह देश की प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों और मौद्रिक नीति को तय करती है। इसके साथ ही यह मुद्रास्फीति लक्ष्य को भी ठीक करती है। एमपीसी में 3 बाहरी सदस्य और आरबीआई के 3 सदस्य शामिल हैं। आरबीआई गवर्नर एमपीसी का प्रमुख होता है। फ्रांस की इमैनुअल शार्पेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डॉडना को इस साल के केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन्हें जीन एडिटिंग तकनीक के लिए नोबेल दिया जाएगा। यह पहली बार है जब नोबेल विज्ञान पुरस्कार केवल महिलाओं वाली किसी टीम को मिला है। वहीं साहित्य में 2020 का नोबेल पुरस्कार लुई ग्लक को देने की घोषणा की गई है। ग्लक 27 साल में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है
और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।